you are missing out. Great. So now, before starting the actual lecture, if you are having any doubts, any suggestions, you need any clarifications, or you want to give any feedback, प्लीज गिव इट राइट नाउ सो दैट आई बिकॉज सी अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर्स खत्म किए हैं. एक वाज वेरी मच कंसेप्चुअल लॉजिकल था जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर वाज आल्सो इंपॉर्टेंट बट दे वो मोस्टली थ्योरी बेस्ड था. वहाँ पे एग्जांपल्स बहुत सारे थे. एक बार हमने आरडीएन समझ में आ गया. सो इट वाज ऑल अबाउट एग्जांपल्स क्योंकि एप्लीकेशंस इन प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो. एंड देन इट वाज लाइक मोस्ट ऑफ थ्योरी पार्ट. So I think now we have quite a good uh, like understanding about each other. कि okay, जो मैं बता रहा हूँ तुम लोग को समझ रहा है नहीं था है that I need to understand because 2 chapters हो गए हैं. So if there's anything, don't hesitate. Just feel free and you can ask and tell me if anything is there. Yeah, I think someone is saying something. हेलो सर. हाँ. सर एक सजेशन है. हाँ. सर आप ना थोड़ा फास्ट बोलने लगते हो बीच बीच में, तो वो जो वर्डिंग्स है ना वो क्लियर नहीं हो पाती कभी कभी. Okay. Okay. आप Accept. हाँ बस सर इतना ही था. ओके दैट्स फाइन. तो सी अभी अगर ऐसा हुआ ना कि इफ आई एम गोइंग फास्ट तो प्लीज मतलब बीच में ना डायरेक्टली इंटरप्ट करने का कि नहीं स्लो जाओ करके बिकॉज कभी कभी ना फ्लो में आके ऑब्वियसली इट हैपेंस. आई नो मतलब एंड आई अग्री जो तुम बोल रहे हो दैट इज करेक्ट. सो आई अग्री कभी कभी विद फ्लो आई गो वेरी फास्ट एंड देन आई जस्ट फॉरगेट. मतलब मैं भूल जाता कि ओके बाकी लोग भी सुन रहे एंड मैं अपने फ्लो में निकल जाता हूँ. सो एट एनी पॉइंट अगर ऐसा हुआ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स तो जस्ट स्टॉप मी कि हाँ सर नहीं हो रहा है करके. यू आर गोइंग वेरी फास्ट प्लीज गो स्लो करके. सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग को समझे. फॉर मी इट्स जस्ट कि ओके बताना बिकॉज मुझे ये सब अभी आता है यार. इट्स नॉट समथिंग न्यू फॉर मी. और मैं अगर सिंपली अगर बुक भी पढ़ लूँ तो शायद मेरे को अगर नहीं पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा. लाइक दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी मुझ में आ गया है. बट दिस ऑल लेक्चर्स और इतना ऑनलाइन करने के लिए क्यों कर रहे हैं हम लोग? फॉर यू ऑल बिकॉज तुम लोग को समझना इंपॉर्टेंट है. इट इज योर 12th important year of your life, your career. So it is important for you to ask. अगर कुछ भी हो रहा है, if you are not understanding, नहीं समझ रहा है, you have that right to tell me कि नहीं समझ रहा है करके. So please don't hesitate at all. And especially the NEET students. I don't know कितने लोग generally अपने क्लास में there are around 70 students जो रहते हैं on an average. And when it comes to questions, hardly 2-3 people are only ask questions. I don't know what others are doing. So please उसको इंटरेक्शन रखो थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा. टिल नाउ इट वाज फाइन बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ एडेप्टेशन फॉर बोथ ऑफ अस. क्योंकि तुम लोग भी न्यूली में भी सीख रहे थे ऑनलाइन वर्जन में एंड इवन आई एम डूइंग इट ऑनलाइन फर्स्ट टाइम. सो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा. इसलिए हम लोग चैप्टर्स भी ऐसे ले रहे हैं कि जो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होगा ऑन ऑनलाइन वर्जन. इफ यू गो टू द टेक्स्ट बुक, यहाँ पे अगर तुमने सीक्वेंस देखा so it starts from reproduction and then genetics and then ecology and all in that way. But मैं वैसे नहीं ले रहा because it is will be difficult for you. अगर directly मैंने reproduction start किया, reproduction is very बड़ा chapter, मतलब बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत कुछ diagram से and all कि जो ऐसे online version में पढ़ाना is like थोड़ा it's not difficult for me but it will be difficult for you all to take it or grasp it. So that's why we are waiting. Obviously अगर नहीं हुआ जल्दी लॉकडाउन बंद तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन आल्सो. बट देन आई एम जस्ट ट्राइंग कि ओके जब तक पॉसिबल है एंड जब तक हम लोग के पास और ऑप्शंस है वी विल फिनिश ऑफ दैट फर्स्ट एंड देन वी विल गो फॉर द रिप्रो चैप्टर. सो it takes a lot of planning from my side. I have to also prepare slides. ये सब बनाना पड़ता है, खुद को भी पढ़ना पड़ता है because even I am not a expert. Okay, मैंने पढ़ा है but it's not like कि मुझे सब कुछ पता है. No, even I am learning. So there is nothing like कि मैं कैसे पूछूं क्या पूछूं. अगर मुझे भी नहीं पता है, if you are asking something, definitely I will look after that thing. क्योंकि क्या है क्यों है कैसे, that is my job. कि हो गया कि तुम लोगों ने कुछ पूछा तो उसका क्लैरिफिकेशन देना, उसका आंसर करना is my job. So
ask questions as many as possible because that is going to be very helpful for you all. Definitely feedback and suggestions are always welcome, and this one thing which Saurabh said, I think that is totally agree, and it happens actually. That's kind of, it's my habit basically. I go very fast sometimes and that becomes problem. So don't hesitate, just ask. ये सब तुम लोग के लिए ही है. So take as much as advantage of it. जितना possible है उतना ले लो. Take it and use it for your benefits. Okay, I hope this is clear, and I hope you are now okay with what I'm saying. थोड़ा इंग्लिश बीच में आता है, I understand that also, क्योंकि इंग्लिश पूरा नहीं बोलना है, हिंदी बोलना है. So that is also I'm trying my best कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना. So इससे आगे अगर कुछ भी डाउट्स होगा प्लीज इंटरप्ट एंड हेलो आस्क सर। मी. या सर आप बायोटेक्नोलॉजी का रिलेशन में लेने वाले हो क्या? या लेना है एक्चुअली ना. या एक्चुअली हमने कल ही चैप्टर खत्म किया था एंड आई डिड नॉट गेट टाइम, मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसको. एक्चुअली आई वांट टू मेक अ क्विज काइंड ऑफ थिंग जो ऑनलाइन होगा, और उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था. बट सडनली सर ने बोला कि आज वापस लेक्चर है तो मुझे टाइम नहीं मिला. बट डेफिनेटली जब भी मुझे टाइम मिलेगा वी विल टेक क्विज काइंड ऑफ थिंग जिसमें 10 to 15 क्वेश्चंस रहेंगे एंड तुम लोग को ऑनलाइन ही देना पड़ेगा. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. तो इसकी थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा मुझे एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. पूछेंगे तो हम बताएंगे वैसे ना. नॉट दैट टाइप बिकॉज ना द प्रॉब्लम इज जैसे मैं ऐसे पूछूँ आप बताओ काइंड ऑफ थिंग, तो जो लोग 10-15 लोग हैं वो लोग ही कुछ आंसर करेंगे. 10-15 में नहीं, लेट मी से 4 to 5 लोग ही है जो लोग आंसर करते हैं. बाकी लोग आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. सो I want सबका involvement in a such session. So obviously हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे कि मैं पूछूंगा तुम लोग बताओगे, एंड देयर विल बी वन काइंड ऑफ अ स्मॉल क्विज जिसमें तुम लोग को एक लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन बेसिकली. सो इट इज थोड़ा उसको प्रिपरेशन चाहिए. प्रिपरेशन सच नॉट फॉर क्वेश्चन मेकिंग बट वो सब टेक्निकल की वो फॉर्म बनाना उसको सेट करना है नो. तो इट विल टेक थोड़ा टाइम बट हम लोग जरूर करेंगे वो. एंड रिवीजन तो पक्का होगा ही, देयर इज नो डाउट. एंड इवन टुडे आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चंस बट इन द लास्ट 10 minutes ऑफ द लेक्चर. ओके, सो जस्ट टू चेक कि तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. विदाउट रिवीजन नहीं हम आगे बढ़ेंगे. So let's start with today's lecture and then I will take 10 minutes का revision for biotechnology and then a quiz will be there in a mostly next week or whenever it's possible. मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बट करेंगे तो पक्का. Okay, so let's start with our lecture 1 for the new chapter. So I hope everyone is with me. सब लोग जाग रहे हैं and obviously motivated for the new chapter. So before starting, just keep this in mind. I think this is something very motivating and I think you should always keep this in mind. Success at anything will always come down to this: focus and efforts, and we control both, right? हम लोग को सिर्फ फोकस रखना है, हम लोग को अपना एफर्ट देते रहना है, no matter what, and then I think success will be ours. So this is a quote by Dwayne Johnson, and I think this is very motivating to me, and I hope it will motivate you all also and take you to the other level. So let's start with the chapter. But before that, let me tell you, ये chapter है molecular basis of inheritance. इसमें थोड़ा अभी extra attention लगेगा from your side because this is not a simple chapter. मैं पहले ही बता रहा हूँ because I don't want to make you कि हाँ हम लोग बाद में कर लेंगे and all, वो नहीं चलेगा chapter में because a lot of mechanisms and typical principles are involved in this particular chapter जो कि इतना easy नहीं है for understanding. तो इसलिए obviously हम लोग slow जाएंगे first thing. Secondly, we will try to keep a track, revisions लेते रहेंगे. But थोड़ा from your side also I want थोड़ा सा support and cooperation because अगर वैसा नहीं हुआ तो तुम लोग को ये chapter नहीं समझेगा. I repeat, this is not a very easy chapter. If you want, तुम लोग एक बार से जाके अपना टेक्स्ट दे सकते हो and you will get an idea. वहाँ पे बहुत कुछ डीएनए पैकेजिंग है, डीएनए रेप्लिकेशन से, एंड मतलब इट इज नॉट समथिंग कि वो 12th लेवल है बट they have put it in a 12th standard now, so obviously we have to study it. We will try our best. हम लोग कैसे करेंगे?
So attention is very very important. So don't take it lightly कि हम लोग बाद में कर लेंगे करके. Be focused and keep trying. Okay. So with this, let's start the lecture. Before starting, I want to revise few things and let's see कि तुम लोग कितना याद है करके. So I want answers to this question from your side because I think सब लोग को अभी basics of biology पता है. You all are studying bio from 11th standard. So definitely तुम लोग को थोड़ा बहुत तो याद होगा ही. So tell me, what is nucleic acid? What is nucleic acid? सर वो ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो मोस्टली सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, डीएनए, आरएनए एंड मॉलिक्यूल्स. Okay. So as she mentioned, it is some biological molecule जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड उसने दो नाम भी लिए, डीएनए एंड आरएनए, which is correct. Basically nucleic acid are typical cellular molecules जो न्यूक्लियस में रहते हैं. And the next question also she has already answered, what are the types of nucleic acid? So there are two major types of nucleic acid, that is RNA and DNA. So now what is RNA? Can someone give me full form for RNA? Ribonucleic acid. Very good. And what is for DNA? Deoxyribonucleic acid. Excellent. So now someone tell me what are the functions of this nucleic acid? Boys. Now girls ने दो बता दिया. Someone from boys. What are the functions of nucleic acids? Okay. जिसको आता है वो बताओ अभी. Storing genetic information. Okay. Storing genetic information. Okay. और कुछ आरएनए का? बेसिकली ठीक है. लेट्स टेक इट एज अ स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल फॉर नाउ. या किसी को कुछ बोलना है? इन सिंथेसिस. Yeah, protein synthesis, right? So that is one of application of RNA also. So good. So we are on right track. And then there is what is the difference between DNA in prokaryotes and eukaryotes? What do you think? कि क्या difference है in DNA of prokaryotes and eukaryotes? A very basic difference. प्रोकैरियोट हाँ? का जो डीएनए रहता है वो सर्कुलर रहता है, मींस हाँ? एक सिंगल क्रोमोसोम रहता है. और यूकैरियोट्स में ना वो रेगुलरली फोल्डेड डीएनए रहता है और फिर उससे क्रोमोसोम बनता है. प्रोकैरियोट में वो इरेगुलरली फोल्डेड रहता है. Great. That's excellent. So right. Basically prokaryotes में it's a nucleoid generally से जहाँ पे DNA present होता है. I mean it's circular DNA, double stranded. And eukaryotes में we have a properly developed nucleus with a nuclear membrane जिसके अंदर DNA होता है. And as he very rightly said कि properly folded होता है in case of eukaryotes and it is not circular in case of eukaryotes. So I think now you understood and got the basic background about the nucleic acid क्या है, क्यों है और कैसे. I don't know. Actually तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अभी तो दिया नहीं है, but I think mostly in 11th standard तुम लोगों ने वाटसन एंड क्रिक का मॉडल पढ़ा है क्या फॉर DNA हेलिक्स? वो तुम लोग को था? Yes. Yeah, okay, that's good. So because ये चैप्टर में दिया नहीं है, we will definitely revise it again in the next class. So now जब भी हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, I think DNA becomes a very important thing. Why? Because most of the mammals and most of the higher organisms, let me make it more wide, that most of the
higher organisms having DNA as genetic material. तो ये सब डीएनए जो था उसको स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था एंड किसने फाइंड किया कि डीएनए है करके, हु न्यू दैट कि डीएनए ऐसा कुछ होता है एंड डीएनए की वजह से हम लोग का जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरी होता है. बिकॉज एट दैट टाइम जस्ट इमेजिन लाइक 100 years बैक 150 years बैक इतना आइडिया किसी को था ही नहीं. सो व्हाट वाज द बोलते ना बिगिनिंग कि जिस किसने ये सब स्टार्ट किया, जिस किसने एटलीस्ट दैट हिंट्स दिया कि ओके देयर इज समथिंग लाइक न्यूक्लिक एसिड और सम न्यूक्लिक एसिड कैन बी ऑफ टू टाइप्स एंड ऑल, वो किसने सब बताया. So there is some history behind that, very small story I would like to tell you all. So basically the DNA, it started all from the very like around 150 years back from the by a scientist who discovered nucleic acid, and from nucleic acid then today we have a properly studied and a properly structured DNA and RNA molecules. So let's see from that particular point to till now what all things were there. Okay, और क्या क्या हुआ था. तो सबसे पहले in 1869, just see the year कितना पुराना ये, one scientist was there, his name was Frederick Michel. Okay, वो किस में काम कर रहा था, white blood cells. So we all know कि white blood cell is a type of cell, blood cell which are generally present in all the blood samples basically. So we all know blood किससे बनता है, plasma से and blood corpuscles से, and white blood cells is an important component of the blood. So वो WBCs पे काम कर रहा था. So and he also found that these WBCs are actually a major component of a pulse, which is generally found in the case of infections. Okay. So उसने क्या किया, he started collecting a lot of pus from a bandages and like जो cleaning material होता है उससे from a local hospitals. Okay. तो जब भी वो ये सब bandages वगैरह क्लियर करता था जिसपे ऑलरेडी बहुत सारा pus लगा हुआ होता था, what he used to do, he used to take a salt solution and वॉश करता था वो सब बैंडेजेस को, सो दैट कि वो जो पल्स उस पर चिपका रहेगा वो उस पर लगा रहेगा वो सबको कलेक्ट कर सकता है. एक बार जो उसने सब बैंडेजेस को क्लीन कर दिया तो नाउ एवरीथिंग जो भी उसके पास था ऑन द बैंडेजेस वो क्या आता था, वो आता था पूरा का पूरा वो सोल्यूशन में, दैट इज द सॉल्ट सोल्यूशन जो उसने यूज किया था उसके अंदर. ओके, नाउ व्हाट ही डिड, उसने ऐड किया a weak alkaline solution to the cells. So I hope you understand what is alkaline and what is acidic. Alkaline मतलब जिसका pH above 7 है, and acidic मतलब जिसका pH 1 to 7 के बीच में है. जिसका भी pH 7 होता है exactly that is a neutral. So उसने क्या किया, he added weak alkaline solution to the cells, and what happened, the cells start lysing. What is mean the lysing? उनका breakdown हो गया, वो टूटने लगे. And at the same time, the nuclei जो कि उसके अंदर था that started precipitating out. Now I think you will understand why it is precipitating out. Okay. तो उसने next part क्या देखा? Okay. Now why the component of nuclei precipitated? because हमने क्या ऐड किया था, alkaline material. और जो न्यूक्लियस में था, न्यूक्लियस है वो एसिडिक नेचर. ओके, उसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है. सो वी ऑल नो अगर एसिड एंड बेस रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली इट विल गिव सम काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन टू अस. एंड द सेम थिंग ही ऑब्जर्व एट दैट टाइम. ही वाज नॉट एट ऑल नोइंग कि जो वो सेल के अंदर कुछ एसिडिक पार्ट भी होता है या फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डीएनए एंड ऑल, उसे नहीं पता था. बट ही वाज जस्ट डूइंग सम एक्सपेरिमेंट एंड randomly he was trying and he got such kind of precipitation. How they? So from this particular cell nuclei जो उसको जो मिला था precipitate, what he did, he isolated a unique chemical substance to which he called nuclein. Why? Because उसने उसको किससे निकाला था, nuclei से. That's why it is called as nuclein. एंड जब उसने उसका केमिकल एनालिसिस किया, व्हाट ही फाउंड कि दैट न्यूक्लिन जो है उसके पास हाई लेवल ऑफ फास्फोरस है.
बट स्टिल उसको पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो है क्या. ही जस्ट नो कि ओके सेल के अंदर समथिंग गॉट प्रेसिपिटेटेड. जब उसने क्या डाला, एसिड डाला, सॉरी जब उसने अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला, एंड जब उसने वो प्रेसिपिटेट को आगे प्योर किया और उससे उसको एक केमिकल कंपोनेंट मिला जिसमें फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ज्यादा था, एंड ही कॉल्ड इट एज अ न्यूक्लिन. ओके, देन जब उसने उसका फर्दर एनालिसिस किया, उसको समझ में आया कि ये जो कंपोनेंट है उसका इट इज एसिडिक इन नेचर, एंड दैट्स व्हाई फाइनली जो उसका जो कंपोनेंट था जो उसने ऑब्टेन किया था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेल्स, he called it as a nucleic acid. Why nucleic? Because it was obtained from the nucleus, and acid because it was having acidic nature. And that's how he founded that okay, cell can there is something called as nucleic acid is present. But he was not knowing कि वो न्यूक्लिक एसिड में आरएनए होता है या डीएनए होता है या और क्या होता है. That was not clear. क्या पता था कि ओके सेल्स है और सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है. So that was the first discovery of nucleic acid by Friedrich Miescher in 1869. Okay. But ये जो फ्रेडरिक मिशर का जो मिक्सचर था जो न्यूक्लिक एसिड उसको मिला था, that was not really a individual component. तो वो सिर्फ एक ही component नहीं था. It was actually a mixture which composed of also which it was containing different proteins as well as a nucleic acid. Then जब आगे analysis किया गया, it was found that there are two types of nucleic acid. One is DNA, one is RNA. So what is DNA? As she mentioned very rightly, it is deoxyribonucleic acid. And what is RNA? It is a ribonucleic acid. DNA is a double stranded, RNA is a single stranded. Both DNA and RNA can be a genetic material. However, most of the organisms have DNA as a genetic material, starting from bacteria to the very highly evolved human species. But there are some viruses also which have shown RNA as a genetic material. A very common example, let's take the COVID-19, SARS-CoV-2 virus, which is having RNA as a genetic material. So now I hope you understand what is the story of Friedrich Miescher and उसने कैसे न्यूक्लिक एसिड को फाइंड किया and then there are two types of nucleic acid. So now with this there will be a small home assignment, and this chapter the home assignments will be very strict, so be clear. You have to write it down basically, first thing though, and secondly एक बार लिखने के बाद एनी टाइम तुम लोग को पीडीएफ फॉर्म में उसको सबमिट करना पड़ेगा whenever I will ask you to submit. Okay, so don't take it lightly. You have the first home assignment will be what are the major differences between DNA and RNA. I think तुम लोगों ने 11th में already किया है. So this is just to brush up what are the basic differences between DNA and RNA. No matter it's wise, structure wise or function wise, कुछ भी जो तुम लोग को सही लगे. I want it in a form of distinguish between DNA and RNA. I hope सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया है what are the differences between DNA and RNA. Is it clear? तुमने नोट डाउन कर लिया question for the home assignment? Yes. Yes, sir. Yeah, that's good. So ऐसे ही बीच बीच में असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे so that तुम लोग ट्रैक पे रहोगे क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं that actually will help you to understand कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. So I hope everyone will write this down and next class में अगर मैंने किसी को भी पूछा so you will be able to understand, you should be able to answer the question. Okay, so now यहाँ the story was quite clear कि okay 1869 में उसने कर दिया and then there was something called nucleic acid जिसको डिस्कवर किया गया था. Obviously जब फ्रेडरिक ने चालू किया तो there were other scientists also जो लोग इन्वॉल्व हो गए and even they started working on different things. And by 1900 it was also clear to us that okay, there is something called as genes which actually control the pattern of inheritance. Okay, and this particular
Yeah, any questions? No. So basically by 1900, like in that century, we were quite aware about genes which control the inheritance. हम लोग को पता नहीं था कि genes का structure क्या है या फिर वो कैसे होते हैं. But we just know that there is something called as genes which control the inheritance. Then these genes are located on a chromosome, and the chromosomes are composed of DNA and proteins. Okay, so by 1900, like in that century, itna information अपने पास था, but we were not very clear about what is exactly the structure of protein, DNA, what all proteins are involved in the particular process and और ये भी हम लोग को आइडिया कैसे मिला कि जीन्स सब इन्वॉल्व है. इफ यू रिमेम्बर मेंडल्स एरा, मेंडल ने कब ये सब काम किया था? इन 18th सेंचुरी ओनली. तो स्टार्टिंग में इवन पीपल हैज डिनाइड मेंडल्स वर्क आल्सो कि नहीं, मेंडल का काम इज नॉट करेक्ट, उसने ठीक से किया नहीं, ये दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड ऑल, एंड अ लॉट ऑफ अपोज वाज देयर. बट फाइनली एज वी ऑल नो, जो सही है वो सही है, एंड मेनी अदर साइंटिस्ट एक्चुअली स्टडीड मेंडल्स वर्क एंड देन दे प्रपोज डिफरेंट लॉज एंड ऑल, एंड दैट्स हाउ this concept of genes, or let's say Mendel को जिसने factor बोला था, तो the concept of factor which later on became gene was established. Okay, ऐसा कुछ तो होता है, and these genes control a lot of characters in our body, in our system, and these genes are located on the chromosome and it is composed of DNA and protein. Okay, बट जब ये लोग मतलब ये सब था, बट स्टिल वी वर नॉट क्लियर एट दैट टाइम कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एंड वी वर नॉट लाइक रेडी की टू एक्सेप्ट दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. सो how to prove that and why people were confused? So as I mentioned, okay, the chromosomes were composed of DNA and protein. तो लोगों को डाउट था कि ये जो सब हो रहा है वो एक्चुअली डीएनए कर रहा है या इट इज प्रोटीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन ऑल दिस प्रोसेस. So what they did, so initially what they were thinking, the proteins are the large complex molecules and they actually store information needed to govern the cell metabolism. Okay, so that's why it was because of this particular fact, which is true to best of most of the things, because proteins are actually involved in many cell metabolism processes and are required for many cell processes. But then what information they store and all, that was not very clear at that time. So but still whatever information अपने पास था, it was assumed that the proteins cause the variations observed within the species. Basically whatever variations or inheritance जो हम लोग देख रहे हैं in our system, in our different species, is because of the proteins. ऐसा उन लोगों ने assume कर लिया. Why? Because they were like कि अगर हमें प्रोटीन एंड डीएनए को सिलेक्ट करना है तो प्रोटीन sounds like protein का function or a role becomes more vital than DNA, because DNA is just a small simple molecule जिसका composition is also varying from one person to the other person and even among the different species. So that's why it cannot be a material which can be actually a genetic material. ऐसा उनका कहना था. But in actual way, DNA molecules are large and vary tremendously because they have a different regions in the sequence which are not exactly similar to the parent. So actually that's why these variations came in the picture. And the variations were actually within the species also and among the different species also. So that was another point. But then also, it was reported that the variations which was observed in a DNA molecules are actually different than the what were observed in case of proteins. Because in case of proteins, the variations क्या क्या थे? It can be the variation in the shape, it can be variation in the charge or a function, and that's why ये सब ना shape, charge, function ये बहुत easily study कर सकते हैं, and that's why it was very common for the researchers at that time to ऐसा सोचना कि हाँ शायद ये सब जो हो रहा है वो प्रोटीन्स की वजह से हो रहा है and not because of DNA. And that's why they favored proteins a lot as a genetic material. But actually that was not true. It was not like protein को declare कर दिया as a genetic material and they were relaxing and all. No, they just assumed, they just proposed such things and they were like working
a lot कि ओके क्यों कैसा क्या और कुछ सभी कर सकेगा कैसे कर सकते डिफरेंट मेथड डिस्कवर करना है और ये सब चालू ही था. So actually it was around, it took around 25 years to finally prove that the genetic material जो हम लोग बोलते हैं which is actually present in most of the higher organisms. Yeah. Yeah. Okay. So it took around 25 years to prove that the DNA is a genetic material in an organisms and not a protein. और ये 25 years it was a very important period of genetics जहाँ पे बहुत कुछ डिस्कवर किया गया था. So within this 25 years, a number of experiments were performed by different scientists to prove that DNA is a genetic material and not protein. So there are a number of experiments, but in this case, we will study three important experiments, which includes Griffith experiment, Avery, McCarthy, and MacLeod experiment, and Hershey-Chase experiment. Okay, so these are the three experiments जो perform किए गए थे, and they actually proved that okay, there is something called as DNA, which is actually responsible for a different inheritance and variations in animals or organisms. Okay, so now let's start with the first experiment of this particular uh, objective to prove that DNA is a genetic material. So this experiment is known as Griffith experiment. Why Griffith experiment? Because it was carried out by a British medical officer named as Frederick Griffith, that too in 1928. So from the name of the scientist, it was named as Griffith experiment. And this experiment is very important in establishing that there is something called as DNA or genes, which are actually involved in inheritance and variations. Okay, so it is very important and you need to understand this particular thing. तो उसने क्या किया to prove that thing that DNA is a genetic material? He performed an experiment on a bacterium जिसका नाम था Streptococcus pneumoniae. तो नाम से ही समझ रहा है Streptococcus pneumoniae मतलब वो क्या करता रहेगा? It generally causes pneumonia in humans and some other mammals. Now इसको स्टडी करना था. he wanted to check कि निमोनिया कैसे हो रहा है और उसे क्योर कैसे कर सकते हैं. what can be the प्रॉब्लम्स और किस वजह से निमोनिया में ऐसा क्या है. बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉजिंग डेथ ऑफ डिफरेंट लाइक मेनी पीपल एंड ऑल बिकॉज निमोनिया वाज अ मेजर प्रॉब्लम एट दैट टाइम. So what he started studying the pneumonia disease, and for his studies he chose two different strains of pneumonia. So these two strains of pneumonia matlab two different types basically we can say of pneumonia. So the two strains were S-type strain or S-type pneumonia and a R-type pneumonia. So S-type Streptococcus pneumoniae and R-type Streptococcus pneumoniae. Now what is the basic difference between these two? जो S-type होता है that is virulent. What is virulent? मतलब जिसके वजह से disease हो सकता है, which can cause a disease basically. It is having a smooth and encapsulated structure. तो उसका body मतलब जो उसका outer covering रहेगा that will be smooth and encapsulated मतलब कुछ तो specific covering होगा. And because of all this it is pathogenic. So अगर तुम लोग उसको समझ के लोगे, the smooth and encapsulated, whenever something is encapsulated, that provides additional protection to the organism. So because of this the organism can protect itself from different cellular like damages or from the activity of different drugs and all also. So let's say कि okay किसी ने किसी के फूड में लेट्स से निमोनिया का बैक्टीरिया कंटेमिनेशन हो गया ऑलरेडी and the person is eating that particular food. So if the particular bacteria is S type जिसके पास covering है and this is encapsulated,
तो इवन देयर आर चांसेस दैट जो एसिड होगा उसके पेट में मतलब द पर्सन स्टमक, even that might not be able to kill the bacteria. मतलब it will kill most of the, but then there are still chances that the few will manage to survive and will cause infection. So that is one case. So that is about the S type, which is virulent, smooth, pathogenic, and encapsulated. So just because it is smooth, it is called as S type. So S stands for smooth. On other hand, the other strain of the bacteria is called as R type, which is non-virulent, मतलब it cannot cause a disease, having a rough morphology, मतलब उसको rough है उसका structure. It is not a pathogenic, मतलब it cannot cause disease, as well as it is not harmful to the animals or human beings, and also it is not capsulated. So S type and R type. S type is smooth, virulent, pathogenic, and encapsulated. Or R type is completely opposite. It is non-virulent, rough, non-pathogenic, and non-encapsulated. Sorry. So I hope you understood the two steps which Griffith used. तो उसने ये सब सिलेक्शन वगैरह कर लिया एंड ही परफॉर्म 4 मेजर एक्सपेरिमेंट्स जिसमें उसको कुछ नया नया रिजल्ट्स दिखा. So now, what were the experiments of this particular Griffith, which were performed by the Griffith? The very first experiment, उसने क्या किया? He took a mice and जो R-type bacteria था, which is rough and non-virulent and non-pathogenic, उसको inject कर दिया in a mice. But as we all know, R-type is not virulent, not pathogenic, and non-encapsulated. So obviously it is non-virulent, मतलब कोई disease तो develop होगा नहीं. That means the mice, and when what happened, the mice survived because it did not develop a pneumonia, because R type से disease नहीं होता था. Then he performed a second experiment, but this time what he did, he injected S type bacteria to the mice, and then what he observed, the mice developed the pneumonia and died. Okay, तो मतलब इस बार जो माइस था वो मर गया. Now in third case what he did, now उसको समझा क्योंकि R type से माइस इज नॉट डाइंग, S type से इट्स डाइंग. R type में न्यूमोनिया डेवलप हो नहीं रहा है बट S type में हो रहा है. तो नाउ उसको और ट्रायल मारना था. सो व्हाट ही डिड, इन अ थर्ड एक्सपेरिमेंट ही इंजेक्टेड हिट किल्ड स्ट्रेन ऑफ S बैक्टीरिया. मतलब इस टाइप बैक्टीरिया को पहले उसने हिट किया और उसको मार दिया, एंड फिर दिस हिट की जो बैक्टीरिया था उसको उसने इंजेक्ट कर दिया. एंड व्हाट ही ऑब्जर्व दैट माइस डिड नॉट डेवलप अ न्यूमोनिया दिस टाइम एंड इट सर्वाइव्ड. मतलब when he is injecting only normal S type जिसको कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया है, it is developing a pneumonia and causing a infection and the mice are dying. However, अगर हिट किल आपने इंजेक्ट किया तो न्यूमोनिया डेवलप हो नहीं रहा है एंड माइस इज सर्वाइविंग. तो नाउ उसने थोड़ा सा इससे सोचा एंड फाइनली ही डिड अ लास्ट एक्सपेरिमेंट in which what he did, in the last experiment he mixed the hit kill X bacteria with a live bacteria of a strain R. ओके, तो इन दोनों को मिक्स कर दिया. अभी जो हिट किल था एस को लिया, उसको हिट किया, तो जो हिट किल था उसको ले लिया एंड फिर अ नॉर्मल लाइव आर बैक्टीरिया, आर टाइप बैक्टीरिया को ले लिया. दोनों को मिक्स किया प्रॉपर्ली एंड ही इंजेक्टेड इट टू द माइस. नाउ what he should expect, okay, the mice should not develop the pneumonia. Why? Because उसने हिट किल यूज किया था, और हिट किल अगर यूज किया पहले जब उसने हिट किल एस वायरस एस बैक्टीरिया यूज किया था, उसने ऑलरेडी देख लिया था कि वहां पे देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ एनी न्यूमोनिया एंड द माइस सर्वाइव. बट सरप्राइजिंगली दिस टाइम जब उसने दोनों को मिक्स करके डाला, ही ऑब्जर्व दैट कि द माइस डाइड. और जब ग्रिफिथ ने उसका एनालिसिस करने के लिए उससे सैंपल लिया कि उसमें कौन से टाइप का कुछ हुआ है क्या चेंजेस, व्हाट ही ऑब्जर्व, जो माइस का जो ब्लड था उसमें बहुत सारे लाइव एस टाइप बैक्टीरिया थे.
बट इफ यू सी द वेरी फर्स्ट पॉइंट, हमने इंजेक्ट क्या किया था, हिट किल्ड एस बैक्टीरिया, मतलब ऑलरेडी हमने इंजेक्ट तो सिर्फ एस टाइप किया था जो भी मरा हुआ था, नॉट जिंदा. बट आफ्टर सम टाइम the bacteria which was isolated or which was observed in a blood of the mice was S type और वो भी live, and then even the mice also died, मतलब उसने pneumonia भी develop कर लिया था. So this gives some hints to Griffith that okay, something is happening and कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कि जिसकी वजह से SNR के इसमें कुछ तो कुछ exchange हो रहा है. So this is just a diagrammatic representation जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसका for experiment फर्स्ट में उसने rough strain ऐड किया था, rough strain is not virulent, so mouse alive. You can see the rough is the surface is rough and not encapsulated also. However, smooth में if you can see it is having a very smooth surface or it is encapsulated covering the उसके ऊपर. जब इसको इंजेक्ट किया the mouse died. Okay. In a third case जब हमने उसको hit killed किया था, तो इसलिए यू कैन सी उसको हिट किया तो वो रेड हो गया था, फिर रेड वाले से लाइक हिट किल को इंजेक्ट कर दिया एंड द माउस वाज सर्वाइविंग. एंड इन द लास्ट केस उसने क्या किया, रफ स्किन को मिक्स किया विद द हिट स्किल स्मूथ एंड देन इंजेक्ट किया, बट दिस टाइम द माउस वाज डेड, इट डिड नॉट सर्वाइव. सो फ्रॉम द फोर्थ एक्सपेरिमेंट he got a hint that something had caused harmless strain, that is R bacterium, to change into the deadly S bacterium. मतलब कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से R बैक्टीरिया का कन्वर्जन हो गया था S बैक्टीरिया में, बट ही वाज नॉट नोइंग कैसे हुआ और क्या चेंजेस हुआ है. ही वाज जस्ट नोइंग कि इट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग एट अ जेनेटिक लेवल, मतलब जीन में कुछ तो चेंजेस हो रहा है. So what he suggested then, he suggested that the genetic material from the hit kill strain of S bacterium had somehow changed the living strain of R bacteria into strain of S bacteria. मतलब S का जो जेनेटिक मटेरियल था, इवन तो हमने S को मार दिया था, उसको हिट कर दिया था, the DNA was still present in a S का ये S बैक्टीरिया मरा हुआ था बट DNA स्टिल प्रेजेंट था. तो क्या हुआ, ये जो डीएनए था एस का, दैट वाज एक्चुअली गेट ट्रांसफर्ड टू द आर बैक्टीरियम एंड दैट्स हाउ द आर बिकेम विरुलेंट एंड उसपे एस का प्रॉपर्टीज आ गया था. एंड दैट्स व्हाई द माइस डाइड ड्यूरिंग द व्हेन वी इंजेक्टेड द मिक्सचर ऑफ हिट किल्ड एस वायरस एंड द रफ वायरस. Now I think now you understood what is the concept basically behind the thing. कि मतलब there's something the Mendel had because something is causing change. What something we don't know, but what we know, yeah, it is mostly a genetic component जो ये सब कर रहा है. So now it was a time to find is something क्या था. So Mendel ने वही conclude किया. So what are the conclusions from Mendel's experiment? Mendel ने बोला कि this R strain of bacterium must have taken up something from the hit killed S bacteria and which had caused these changes, and this something he called as transforming principle. What is transforming principle? मतलब a component which is causing transformation of R type into S type. Okay, so that's what the Mendel concluded. And what is here, ये transforming principle कहाँ से लिया गया है? That is actually taken up by R bacterium from the hit kill S bacterium. So this, and because of this transforming principle, it allowed the R strain to get transformed into the smooth coated bacterium, and that's how it became virulent in nature, and that's why it caused the disease in a mice and the mice died. So I hope you understood what Mendel was trying to explain. कि कुछ ना कुछ ऐसा था जो S से R में जा रहा. Sorry, I think I said Mendel, not Mendel. This Griffith was trying to explain कि there is something called a transforming principle जो actually pass on हो रहा है from S type to R type and it was causing some changes. At that time he was not knowing कि ये transforming principle क्या है.
But now I think you can tell me what is the transforming principle. क्या था ये transforming principle? It was DNA, which was causing all these changes. So I hope you understand what I'm saying and you understood what the Griffith experiment is actually saying. So this was the first experiment which actually showed that there is something called as transforming principle which is responsible for such changes, and this transforming principle can be a genetic material. But still you are not clear कि वो DNA है या RNA है और वो क्या होगा कैसे होगा, that we will start in a next lecture. Okay, so I hope you understand what like the basics of the this chapter and the first experiment also. अगर कुछ doubt है about this, please ask. कुछ doubts है? हाँ सर, वो स्ट्रेन बताओ ना एक बार, क्या था स्ट्रेन? Okay. तो स्ट्रेन इज समथिंग मतलब सेम बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स यू कैन से. ओके, तो बैक्टीरिया कौन सा था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe, और उसके दो टाइप्स होते उसने यूज किए थे. द टू टाइप्स वर जिसको हम लोग स्ट्रेन्स बोलते हैं इन बायोलॉजिकल टर्म, हम लोग टाइप्स नहीं बोलते, वी कॉल इट स्ट्रेन्स. सो द टू स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरियम वाज एस टाइप एंड आर टाइप. तो जो एस टाइप स्ट्रेन था, तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एस टाइप एंड आर टाइप बेसिकली. तो जो एस टाइप था इट वाज विरुलेंट. विरुलेंट मतलब इट कैन कॉज अ डिसीज. उसका जो सरफेस था बैक्टीरिया का दैट वाज स्मूथ, नॉट अ रफ और नॉट इरेगुलर, इट वाज स्मूथ सरफेस. एंड इवन दो इट वाज स्मूथ, इट वाज आल्सो कवर्ड बाय अ कैप्सूल, मतलब एक्स्ट्रा कवरिंग था उसके ऊपर जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग द हार्श कंडीशन. And because of all these things, the bacteria was pathogenic. मतलब it can harm the organism जिसके अंदर वो जा रहा है. It can be human being or any other mammal. It can cause a disease. That's why it is called as pathogenic. And इसका अलावा जो दूसरा strain उसने यूज किया था और दूसरा टाइप उसने यूज किया था, that was R type. Now why it is R type? Because इसका जो surface था that was rough, not a regular but a very irregular rough surface. And it was non-virulent. Non-virulent मतलब ये जो R type है that cannot cause a disease in a animal or a human beings. Because and the other reason is like it is also not capsulated because there is no extra protection or extra covering to this particular bacteria, and that's why it is a kind of normal bacteria which is not a pathogenic. मतलब it cannot cause a disease or cannot cause any harm to the animal or the other human beings. So that are just two types of strains. एक is virulent है, एक is non-virulent है. Okay. ओके सर, थैंक यू. Yeah. So that is one thing. Then अभी हम लोग रिवीजन लेंगे about the biotechnological chapter. So yeah. Okay. So starting from very basics, I want someone to define what is biotechnology. What is biotechnology? Biotechnology is defined as the development and utilization of biological form, products, or processes for obtaining maximum benefit to man and other forms of life. Excellent. So very good. Priyanka ने answer किया है. That's good. Then the next question goes, what are the two major types of biotechnology and what is the major difference between the two? Or traditional biotechnology or modern biotechnology. Okay. और क्या difference है traditional में and modern में? मेथड्स का डिफरेंस है सर.
हाँ, तो सौरभ क्या डिफरेंस है, कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग जनरली ट्रेडिशनल में और कौन सा यूज करते हैं मॉडर्न में? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में पहले जो घर में जो होता था दही बनाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो सब एग्जैक्टली जो पहले से पास हुआ था। और अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब जीन में मैनिपुलेशन करते थे। excellent, very good, Akansha. That's correct. Then what is biofortification?